धरने दे के मसले हल नहीं होंगे और मुझसे इस्तीफ़ा लेके वो मसला हल नहीं होगा। सिंध हुकूमत को अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए। लोगों को खून चूस के माफियाज पैसा बना रहे और करप्शन असल में गवर्नेंस को ख़त्म कर बैठी है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल बीबीसी की रिपोर्ट के बाद आज अहम पेशरफ्त हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि 24 सीटें रखती है पार्लियामेंट में और इसके अलावा कराची की सबसे बड़ी जमात है, उनकी फंडिंग जो है वो इंडिया से होती है। उसी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया था कि जब अल्ताफ हुसैन साहब के घर पर छापा पड़ा था तो वहाँ पर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त निकली थी असला की, और भी उसमें इंकशाफ थे जो कि कल से हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज जो पेशरफ्त हुई है वो बड़ी अहम है। वफाकी हुकूमत की जानिब से हमने देखा है कि जो पेशरफ्त की गई है उसमें अब ऐसा लगता है कि एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से होगी कि क्या जो बीबीसी की रिपोर्ट में इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। आज जो है चौधरी निसार ने मुलाकात की है ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और उनको भी उन्होंने अपनी जो है कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उन्होंने अपना कंसर्न शो किया इस पर और साथ साथ ये भी कहा है कि ब्रिटिश हुकूमत को जो है वो ख़त भी लिखा जाएगा। कल ये ख़त लिखा जाएगा, उसकी तफसील मैं आपको कुछ देर में बताऊँगा। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर जो है गद्दारी का मुकदमा चलाया जा सकता है। मैं इन तमाम इशूज़ पे बात करूंगा और हमें इन इशूज़ पे बात करने के लिए सेनेटर सईद गनी साहब ने ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। और हमें ज्वाइन किया है सलमान बलोच साहब ने, MNA MQM के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा लेकिन मैं इससे पहले आपको इंटरव्यू दिखाना चाहूँगा। इमरान खान साहब आज कराची में मौजूद थे, उन्होंने जिना हॉस्पिटल का दौरा किया, एमरजेंसी का उन्होंने विजिट किया। उसके बाद मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, एक शॉर्ट उनसे डिस्कशन हुई इस हवाले से भी जो कराची में हालात हैं, जो बड़ी तादाद में लोग जहाँ भाग हुए हैं गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से, उस पर भी बात हुई। और बीबीसी की जो रिपोर्ट है उस पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है उस पर भी बात हुई। ज़रा ये इंटरव्यू देखिए। वफाक सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है, सूबाई हुकूमत वफाक पर इल्ज़ाम लगाती है, फिर वफाक के इलेक्ट्रिक पर इल्ज़ाम लगाती है। आपके ख्याल में जिम्मेदारी किसकी थी है? दोनों की। वफाक की भी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं हो सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो और एक शहर के अंदर जो मेन शहर है जिधर 70% रेवेन्यू पाकिस्तान कराची से आता है और वो कहे वो उसकी ज़िम्मेदारी ना ले। अगर प्रोविंस अपना काम नहीं कर रही तो वफाक को ज़ोर लगाना चाहिए और प्रोविंस का बहुत बड़ा फेलियर है। पीपल्स पार्टी की चलें ये माने कि अगर नई हुकूमत आई हो, छठी दफ़ा इनकी बारी है सिंध के अंदर, 3 दफ़ा ये वजारत उज़्मा मिल चुकी है और बेसिक गवर्नेंस हर सतह पे फेल हो चुकी है। ना पानी देते हैं लोगों को, बिजली का यहाँ इश्यूज़ हैं, कानून लॉलेसनेस यानी लोगों की जान और माल की ये हिफाजत नहीं कर सकते, माफियाज बने हुए हैं यहाँ। और वो रेंजर्स के जो डीजी ने बिल्कुल ठीक बात की है कि सारे कराची वालों को पता है कि हर जगह माफिया बने हुए हैं, पानी का माफिया, लैंड माफिया है, कोई भत्ता माफिया है, ये सारे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये वफाक की भी है, ये इसकी भी है, प्रोविंस की भी। इसमें कराची की जो कैपेसिटी है वो भी खुलकर सामने आ गई, एक्सपोज हो गई है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी आफत नहीं थी अर्थक्वेक या कोई सैलाब की तरह। 5-6 डिग्री अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे हस्पताल एक्सपोज हो जाते हैं, सर्द खाने भर जाते हैं, मैयतों के लिए जगह नहीं है, तो ये इतना अमीर शहर जो कि 60-65% रेवेन्यू देता है उसका ये हाल है, तो बाकी मुल्क का फिर क्या होगा? अमीर शहर का जो पैसा है वो यहाँ से चोरी होकर मुल्क से बाहर जाता है। दुबई में ये जो 2 साल में 400 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है वो किसकी ख़रीदी गई? वो चेक तो करें कि कौन है। मैं आपको भी बता दूंगा, बड़े बड़े सियासतदान हैं उसमें से, सिंध के सियासतदान हैं। कराची से लॉन्चों में पैसा बाहर जाता है। ये जो पैसा है ये अगर आवाम पे नहीं खर्च होगा तो यही हालात होंगे। और एक और भी बहुत बड़ा मसला है ना, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए हैं 6 दफ़ा बारियाँ लेके सूबे में, ना नून लीग ने करवाए हैं पंजाब में 6 दफ़ा बारियाँ लेके। लेकिन गवर्नेंस सिस्टम तब तक नहीं ठीक होगा जब तक कि लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी और यहाँ कराची का एक मेयर नहीं बनेगा जिस तरह न्यूयॉर्क का मेयर है, जिस तरह लंदन का मेयर है। पूरी उम्मीद है कि सितंबर में हो जाएंगे इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह उससे पहले जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा जो मुझे नज़र आ रहा है जेसी के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन जब तक के पावर नीचे नहीं जाएगी, लोग ख़ुद अपनी ज़िंदगियों के मालिक नहीं बनेंगे बल्दियाती निज़ाम में, ये इस तरह नहीं हो सकता कि अब
जो पीपल्स पार्टी है वो सिंध से जीत जाती है, इंटीरियर सिंध से जीत जाती है, और वो कराची की उनको फिक्र नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कराची के तो लूटने आते हैं, तो कराची के लोग तबाह हो रहे हैं और सिंध के लोग भी तबाह। थर में देखें बच्चे मर रहे हैं, यानी इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ कि वहाँ बच्चे मर रहे हैं, मरते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जब देखो जरदारी साहब दुबई पहुँचे हुए हैं, फैमिली दुबई पहुँची हुई है, लंदन पहुँचे हुए हैं, यानी ये हैरत की बात है, आप लंदन से आए अपना विजिट शॉर्ट करके और जरदारी साहब ने किसी अस्पताल का दौरा नहीं किया और वो चले गए दुबई। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, क्या 800 अफराद से ज़ायद अगर कराची शहर में सिर्फ जो है वो मरे हैं, वज़ीर आज़म साहब का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आके विजिट करें? क्योंकि वफाकी वज़ीर और स्टेट मिनिस्टर आबिद शेरली ने तो कह दिया था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं अगर कोई गर्मी से मर जाए तो। बेहसी है, फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा है लोगों को, क्योंकि ख़ुद ये आज मुग़ल आज़म की तरह रह रहे हैं। अगर उनको पता चले कि जो लोगों के यहाँ हालात हैं खुद आके देखें तो उनको कुछ समझ आए। वबडा के जो मैं दरबारी कहता हूँ नवाज शरीफ का, जो सियालकोट से है, इसको अभी तक इनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। यानी इन्होंने बिजली की कीमत दुगनी कर दी है, चोरी ये नहीं रोक सके, लोड शेडिंग बिजली की चोरी उससे ज़्यादा बढ़ गई है, लोड शेडिंग पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इंटरनेशनली तेल जो 40% जिसकी वजह से बिजली बनती है वो आधी कीमत पे आ गया तेल, बिजली की कीमत भी दुगनी है, फिर भी लोड शेडिंग नहीं रोक सके। कोई शर्म, कोई हया नहीं रिज़ाइन करने के लिए, कोई नहीं शर्म है। बीबीसी के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा, उसमें आपने भी अपना इनपुट दिया था, अब आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इस पर फर्दर कार्रवाई होनी चाहिए या एमक्यूएम तो कहती है इल्ज़ामात हम पे पिछले 20 साल से लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है? एमक्यूएम को कहें कि मेरे ऊपर अगर हरजाना कर सकते हैं, इमरान इस्माइल पे कर सकते हैं, एंकर्स पे कर सकते हैं, तो बीबीसी पे कर सकते हैं। वहाँ के तो ऐसे लाइबल लॉज हैं, वहाँ बात कर ही नहीं सकते ऐसी, जब तक आपके पास सबूत ना हो। बीबीसी कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकती सबूत के बगैर। इसलिए एमक्यूएम को चाहिए कि बीबीसी के ख़िलाफ़ केस करें। और मैं एमक्यूएम से ये पूछता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में किसी पार्टी को चलने की इजाज़त दी जाएगी एक दिन के लिए भी, जो आईएसआई के साथ उनको बीबीसी में प्रोग्राम हो जाए कि आईएसआई के साथ? इन इल्ज़ामात को सच मानते हैं? मैं तो खुद मैं हिंदुस्तान टाइम्स की 2003 में गया कॉन्फ्रेंस के अंदर, मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स के सहाफ़ियों से जब मैंने उन्हें पूछा, उनको भी नहीं पता था, मैंने कहा ये कौन है ये, तो उन्होंने जब पता ये अल्ताफ़ हुसैन है, हमें उन्होंने, क्योंकि क्रिकेट की वजह से मेरे से ज़्यादा खुल के उन्होंने बात कर ली, उन्होंने कहा ये रॉ ने इनको बुलवाया कॉन्फ्रेंस पे, और उस कॉन्फ्रेंस पे वीडियो क्लिप्स तैयार हैं। 2003 में अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का बनना बर्रे सगीर के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। जेसी से क्या उम्मीद रख रहे हैं अब आप? जेसी से मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ। खैर मैं क्या कमेंट नहीं करना चाहता उसके ऊपर, क्योंकि अभी आर्ग्यूमेंट्स अब पीस को शुरू हो रही हैं, लेकिन प्रूफ कर सकेंगे ये पूरा? मैं आपको आज भी कह दूं कि पाकिस्तान के ये फैसला कुन वक्त है, जो भी होगा जेसी में, पाकिस्तान के अगले इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। जी, आपने इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे थे कि 2003 में भी जो अल्ताफ हुसैन साहब को इंडिया में दावत दी थी वो रॉ के कहने पे दावत दी गई थी, तो इसका जवाब हम जरूर लेंगे। लेकिन आज चौधरी निसार साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की, फिलिप बार्टन से जब मुलाकात हुई उसके बाद, तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। हाई कमिश्नर के मशवरे के मुताबिक एक ख़त में बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कल हुकूमत बरतानिया को लिख रहा हूँ, जिसमें जो मैंने इससे पहले इजहार किया है उस सब बातों की अक्कासी होगी, और हम सरकारी तौर पर और बाज़ाब्ता हुकूमत बरतानिया से हक़ाइक़ तक रसाई के लिए मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। जी, और चौधरी निसार साहब का ये बयान यकीनन अल्ताफ हुसैन साहब को अच्छा नहीं लगा होगा, और इसीलिए अब से कुछ देर पहले जब वो खिताब कर रहे थे तो चौधरी निसार साहब के बारे में उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुनिए। चौधरी निसार, कल फिर बुलाइए बरतानिया के इज्जतमाब हाई कमिश्नर साहब को, फिर दावत दीजिए कि इसहाक डार वाला जो बयान है मनी लॉन्ड्रिंग का, चौधरी निसार, तुम्हारा ना कोई रोजा कबूल होगा ना कोई नमाज कबूल होगी। ये खिताब कुछ देर पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने किया है। सलमान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। कल तक तो ये महज एक बीबीसी की रिपोर्ट थी, लेकिन आज इस पर एक्शन हो रहा है। पहले हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खास तौर पे कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन भी पेश की है कि तहकीकात करें
और ट्रायल आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद आज चौधरी निसार साहब की वजीर आजम से मुलाकात, वहां पर भी ये डिस्कस हुआ और इसके बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर से भी ये डिस्कस हुआ। कल बरतानवी हुकूमत को खत भी लिखा जाएगा इसी हवाले से कि तहकीकात इसकी होनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया शहद और सईद भाई को और व्यूवर्स को सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, चौधरी निसार साहब तो माशाल्लाह रोज़ाना जब नींद से जागते हैं, ऑफिस से बाहर आते हैं या घर से बाहर आते हैं तो एक स्टैंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और बातें करके शोशा छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम जब माने कि जब MQM के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात तो 1992 से लग रहे हैं, उससे पहले से लग रहे हैं, लेकिन आज तक उन इल्ज़ामात को किसी भी इदारे ने, किसी भी एजेंसी ने पाकिस्तान की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया। ना ही कोई प्रूफ लेके गए, ना ही कोई एविडेंस लेके गए। और जितने भी इल्ज़ामात MQM पे लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लग रहे हैं कि MQM जो है वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ की पार्टी है। MQM जो है वो 98% मजलूम महरूम तबके की नुमाइंदगी करती है, उनके हकूक़ की बात करती है। जोन्स को इससे क्या मसला है, BBC को इससे क्या मसला है कि आप एक मिडिल क्लास की पार्टी है पाकिस्तान में? देखें, अभी आपने इमरान खान साहब के बड़े अच्छे क्लिप चलाए। देखिए मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको थोड़ी टाइमिंग बताऊं, शायद हमारे में से किसी ने ये बात ना की हो, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ, कल से कर रहा हूँ। इमरान खान साहब का लंदन जाना अचानक के बच्चों से मिलने जा रहे हैं 4 दिन पहले, और कल जब वो वापस आ रहे थे तो ये जो BBC के ऑन बैंड जॉन है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आना, जो पिछले साल भी आए। तो मैं आपको बताऊं जो BBC के जो CEO हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो इमरान खान साहब के जो साबका सुसर हैं गोल्ड स्मिथ, जमाइमा के वालिद, वो जो CEO हैं बड़े अच्छे दोस्त रहे किसी ज़माने में। आज भी इमरान खान साहब जब जाते हैं तो जमाइमा के घर ही जाते हैं, बच्चों से मिलने के बहाने वहीं पर होते हैं। तो मैं ये टाइमिंग को देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब का वहाँ जाना, इमरान खान साहब इतने पावरफुल है कि उनका इन्फ्लुएंस है BBC पर कि वो BBC में अपनी मर्जी की रिपोर्ट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है शहजाद, जो मेरे इल्म में आया है, मैं ताकि कौम को बता दूं। इमरान खान साहब का वहाँ जाना, पहले भी वो जाते रहे लेकिन उनकी शायद सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे, इस रिपोर्ट का सामने आना। और देखें ये जो ओवन बेंट जॉन है, ये एक फ्रीलांस सहाफ़ी है, ये BBC के मुलाजिम भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, वो BBC उन्हें ऑन भी नहीं करता, फ्रीलांस सहाफ़ी है वो। आप रिकॉर्ड चेक करवा लें, आप रिकॉर्ड चेक करो, पहले भी वो रिपोर्ट दी। अच्छा, मेरा तो ये सवाल है शहजाद कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े हादसा हो गए, इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, आज भी इन्होंने ये जो ऑन बेंट जॉन साहब है, उन्होंने किसी भी इतने बड़े बड़े वाकयात पे आज तक कोई रिपोर्टिंग नहीं की, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं की। किताबें लिख चुके हैं सर वो। अच्छा, किताबें लिखी। अच्छा, मैं आपको एक और हवाले से उनकी शहजाद, मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको एक और इंशाफ कर दूं कि जब 12 अक्टूबर 1999 को जब कू हुआ था, ये भी आप इसकी भी आप इन्वेस्टिगेट कर लें कि जब ये पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करते रहे कि इनके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात रहे। जब 12 अक्टूबर 1999 को हुआ था तो PTV पे जब सहाफियों को पहुंचने का बोला गया, एक सहाफी वहां पर पहुंचे तो उनसे पहले उनकी ये ख्वाहिश थी मैं पहले मुझे मौका दे सवाल करने का। उनसे पहले मैं आपको इनका किरदार बताऊं ना, उनसे पहले जो है बेनेट जोन्स के किरदार बताने से क्या होगा? बेनेट जॉन पहुंचे हुए थे, नहीं इस्टेब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात को बताना होगा। मुझे एक सवाल का जवाब, ये भी एक मीडिया ट्रायल का हिस्सा है। ये अगर तहकीकात होती है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि अदलत में कभी इस मसले को नहीं लेकर आया गया, तो आपके ख्याल में ये तहकीकात एक दफा हो जानी चाहिए और इस मसले को अदालत में आ जाना चाहिए, फिर क्लियर हो जाए या गिल्टी हो जाए, एक दफा ये मामला तय हो जाना चाहिए? देखिए सर, MQM और MQM के कायद पहले दिन से इन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, और MQM में तो ततीर का अमल, एहतसाब का अमल शुरू दिन से जारी और सारी है। और आपने देखा भी होगा कि MQM वाहिद सियासी जमात है पूल के पाकिस्तान की, जिसने अपने कई कारकुनान को, सैकड़ों हज़ारों कारकुनान को डिसऑन भी किया है, खारिज भी किया है जब क़यादत के इल्म में जाए कि किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलविस है। हम ये समझते हैं कि जितने भी इल्ज़ामात हैं, ये सब इल्ज़ामात हैं, फिलहाल अब तक कोई ने किसी भी अदालत में साबित नहीं कर पाया। बिल्कुल इस चीज़ से मसला है कि वफाकी हुकूमत इस पे तहकीकात कर रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत करे, इम्पार्शियलिटी के साथ करे, इंडिपेंडेंटली करे। और एक पॉइंट में आपको शहजाद कहता हुआ चलूँ कि हमारी खुफिया एजेंसियाँ ISI, MI, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIA, पुलिस जो है माशाल्लाह बड़ी कैपेबल हैं। अगर वाकई में MQM के कारकुनान इंडिया जाते रहे, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ट्रेनिंग लेते रहे, MQM को जो है रॉ फंडिंग करती रही, तो BBC को तो पता चल गया, लेकिन क्या हमारी खुफिया एजेंसियों को पता नहीं चला? तो ये सारी बेसलेस एलिगेशन है। चौधरी निसार साहब खत भी लिख दें, अपने पूरे एफर्ट्स भी कर लें और इसकी इंक्वायरी भी हेल्ड कर लें। जो इल्ज़ामात BBC ने हम पे लगाए, जिसे हम बेसलेस तस्वुर करते हैं, हम इसे निगेट करते हैं और हमारी खुफिया एजेंसियां उसको कर लें। सही साहब, ये फैसला वफाकी हुकूमत का कि BBC की रिपोर्ट पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए, आपके ख्याल में दुरुस्त है? आपकी पार्टी सपोर्ट करती है इसको? देखिए, इल्जामात संगीन हैं, तहकीकात होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर ये साबित हो जाता है कि भारत से फंडिंग होती है और उसके ज़रिए फिर वो असला वगैरह लिया जाता है, फिर इस्तेमाल होता है, तो फिर ठीक है, कार्रवाई भी होनी चाहिए। यहाँ तक तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन एक अजीब बात जो लगती है, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ
कि जब जनरल आसिफ नवाज़ थे आर्मी चीफ, तो MQM के ख़िलाफ़ इसी तरह की बातें आई, MQM के मुतल्लिक़ यही सारी चीज़ें कुछ कही गई कि जनाब ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। चलो मैंने तो सही मान लिया, उस वक्त बड़े बड़े इदारे कह रहे थे, कोर कमांडर कह रहा था, ISI MI कह रही थी, सारी चीज़ मान रही थी। लेकिन फिर जब जनरल मुशर्रफ आ जाते हैं, फिर उन्हीं इदारों का रवैया MQM के मुतालिक तब्दील हो जाता है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जब इस्तेमाल करना था, तो फिर अगर वो गुनाह जो इतने बड़े बड़े बताए गए थे पूरी कौम को कि MQM ने किए, वो सारे धुल गए, सारे वाश हो ख़त्म हो गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी शायद उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना था, वो कर दिया उन्होंने। अच्छा, फिर जब जनरल मुशर्रफ साहब अभी जो 2003 की तकरीर का बता रहे थे वो इमरान खान साहब जी, 2003 में तो ये हुकूमत में थे, वफाक में भी, सूबे में भी, और जनरल मुशर्रफ की जेर निगरानी यहाँ सारा इनका निज़ाम चल रहा था। लेकिन इस पर ये आर्गुमेंट हो सकता है ना कि मुशर्रफ ने तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मेरा नुक्ता कुछ और है। MQM किसके इशारे पे चलती है, कहाँ से पैसे लेती है, कहाँ से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग करती है, ये मैंने जाके नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, मैंने सबूत नहीं निकाल के लाने हैं। जिन लोगों ने निकाल के लाने, जिन इदारों ने निकाल कर लेकर आने, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नीचे काम करते थे, मेरे नीचे नहीं थे। अगर सिविल हुकूमत भी हो तब भी वो इदारे शायद हो, कहने को तो होते हैं हमारे मातहत, लेकिन किसी और को रिपोर्ट करते हैं वो। सवाल तो असल में उन इदारों की अपनी कारकर्दगी पर है, और उन इदारों के अपने जो रवैये तब्दील हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, उस पर है। भाई अगर एक जमात इतनी बुरी है जिसके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम आप लोगों ने खुद लगाए हैं, ठीक है, अब जनरल नसीर अख्तर अगर एक बार जब कोर कमांडर है वो कहता है कि जी जिनापुर बना रहे थे, ये कर रहे थे, भाई ठीक करा होगा। फिर उसके बाद जब रिटायर हो जाता है 2009 में आके कहता है कि जी नहीं हमने तो इल्ज़ाम ऐसे लगा दिए थे। भाई किसी ने उससे पूछा कि तुम 2009 में ठीक बात कर रहे हो, तुम उससे ठीक कर रहे थे जब तुम कोर कमांडर थे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये डबल पॉलिसी रही है। नहीं, डबल पॉलिसी भी नहीं, बड़ी सीरियस इशू है ये। अगर यही तरीके का रहेगा तो आज अगर ये कुछ कहते हैं कोई क्यों यकीन करेगा? भाई साल 2 साल के बाद आप करवाइए। आज चौधरी निसार साहब ये कहते हैं कि हम खुद भी तहकीकात करेंगे और बरतानवी हुकूमत से भी कहेंगे कि वो तहकीकात करें और एक इंडिपेंडेंट इस पे तहकीकात करें। मैं तो कह रहा हूं तहकीकात होनी चाहिए, तो बात मैंने आगाज में कह दी ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये BBC की रिपोर्ट आने के बाद अगर हमारी हुकूमत और हमारे इदारों को पता चल रहा है कि MQM ये कुछ कर रही है, तो फिर हमें सारा लपेट कर रखना चाहिए। कुछ अर्से पहले SP राव अनवर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर इस तरह की तहकीकात नहीं हुई थी, लेकिन BBC की इस रिपोर्ट पर तहकीकात हो रही है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। सलमान बलूच साहब, कल भी मैं देख रहा था और आज भी आप जो एक्स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं लिंक के ये BBC की रिपोर्ट बेसलेस है, आपने ये मौक़िफ़ भी दिया है। तो पहले भी रिपोर्ट आई थी, उसको भी बेसलेस कहा था और कहा था कि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, सू किया जाएगा, उसको भी सू नहीं किया अब तक। और इसकी रिपोर्ट के बारे में क्या करेंगे? देखें शहजाद के BBC की रिपोर्ट जो है वो कोई कुरानी आयत तो नहीं है, कुरानी सहीफ़ा तो नहीं है, हम इसको एज इट इज़ मान लें। ये एक फ्रीलांस रिपोर्टर की रिपोर्ट है और BBC जो है एक इंडिपेंडेंट नशरियाती इदारा है ब्रिटिश में, और अब तक इस रिपोर्ट को जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ना MI8 ने, ना मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दी, डिनाई भी नहीं किया। नहीं तो ऑथेंटिकेशन भी नहीं दी उन्होंने, तो ना डिनाई किया, ना उन्होंने हाँ किया ना किया, उनका तो कोई इससे बनता ही नहीं है। तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं बेसलेस। और रिपोर्ट की कॉपी मैंने आपके हाथ में रखी हुई है, अगर इसकी शुरू की 2 लाइनें अगर आप पढ़ लें तो आपको उस पे तो बड़ी क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तानी सोर्सेज, पाकिस्तानी अथॉरिटी सोर्सेज। मैं तो ये आपकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी को निशाना बना रही है ना। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह से 1.5-2 माह पहले एक राव अनवर जो SSP है जिनका डोमेन नहीं था, उन्होंने एक MQM के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और MQM को जी रॉ का एजेंट बना दिया और वहाँ के पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तो मैं तो समझ रहा हूँ ये BBC की रिपोर्ट भी जो है राव अनवर की एक 2nd एपिसोड है और इसमें उसका हवाला भी दिया हुआ है, लेकिन किसी चैनल पे, खुद वकील है, आपको पता है पाकिस्तान में तो चले कोई अहमियत नहीं है, लेकिन बरतानिया में आप कर सकते हैं और एक भारी इशू कर सकते हैं। इनको क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल सर, हमारी जो बरतानिया में जो हमारी जो वकला की टीम है वो हमारे वहाँ जो जिम्मेदारान बैठे हैं, राब्ता कमेटी के सीनियर लोग बैठे, उनसे मशावरत कल से जारी है और आज तक है। और देखिए बरतानिया का जो निज़ाम कानून है, अदालती निज़ाम है, बड़ा लिटिगेशन का निज़ाम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पर आप किसी तरह से जाके नहीं हर चीज़ को सू कर देंगे। इस रिपोर्ट के कंटेंट्स को देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट के पिछली जो रिपोर्ट देखा जा रहा है, वो भी BBC पे थी, उसको 1 साल हो चुका है। अभी तो इसकी बात करें ना, इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी निकलेगी बैकफुट पे है ना, नहीं, इस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ निकलेगी जो अगेंस्ट MQM या कोई डिफेमेटरी होगी या कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स होंगी या कोई ऐसी हरजासराई होगी, हम तो इसे इल्जामात करके यकसर मुस्तरद कर चुके हैं ना। हम इस रिपोर्ट को अहमियत नहीं दे रहे,
हम इस रिपोर्ट को अहमियत उस पे भी आपने नहीं किया, शहजाद साहब साहब हम अहमियत इस बात को दे रहे हैं कि कल जो कौमी असम्बली ने ख्वाजा आसिफ ने सुबह जो बयान दिया था कि शाम को एमक्यूएम की लोड शेडिंग हो जाएगी, हाउ डिड ही नो कि एमक्यूएम के खिलाफ कुछ होने जा रहा है? हम इसको क्या लिंक करें? मीडिया पे मेरे ख्याल से हर जगह पे था, आज से थोड़ी 4 दिन से था। नहीं, हमारे इल्म में नहीं था, हम क्या उसको लिंक करें? अभी अल्ताफ भाई ने कहा कि एमक्यूएम की लोड शेडिंग तो हो गई, अब शायद ख्वाजा आसिफ की लोड शेडिंग ना हो जाए या इनकी हुकूमत की लोड शेडिंग ना हो जाए। देखें, हम तो ये भी समझते हैं कि कराची में जो 1000 से ज्यादा अमवात हो गई, कराची में जो पिछले 8 दिनों से लाइट का बुहरान है, के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं। कल कायम अली शाह पूरी सूबाई काबीना ने, अराकीन ने, सूबाई असेंबली ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दिया। वफाकी वजीर कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। अब तक प्राइम मिनिस्टर ने कराची का दौरा नहीं किया। कराची के जो शहरी जो आप गेंद को डी से बाहर नहीं, मैं डी से बाहर नहीं लेके जा रहा। ये भी एक इशू है शहजाद, मैं जो आपको लाना चाह रहा हूँ ना, कराची के इशू से तवज्जो हटाने के लिए एमक्यूएम के खिलाफ ये रिपोर्ट लाई गई और पूरा मीडिया कल से टिकट नहीं चला कि कराची में मस्जिद कितने लोग गर्मी से मर गए, कितने अस्पतालों में मर गए, और वाई शुड ओनली कराची? पंजाब में जराइम नहीं हो रहा, बलोचिस्तान में क्या रो ऑपरेट नहीं कर रही, केपीके में रो ऑपरेट नहीं कर रही, तालिबान को फंडिंग कौन कर रहा है, बीएलए को फंडिंग कौन कर रहा है, उसके ऊपर कौन प्रोग्राम करेगा? ये तो खुफिया एजेंसियां जो कह रही हैं। साहब ने भी ये कहा था कि आज हम जो है वो मीडिया की जद में आए हुए थे और मीडिया हम पे तनकीद कर रही थी और एमक्यूएम ने किस तरह उनको बेल आउट किया। जरा सुने आज क्या कह रहे थे असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब। मीडिया ने हमारा जो है 4-5 दिन से रिकॉर्ड लगाया, अब तो ये मुतहदा वालों ने आगे बचा लिया, उनकी स्टोरी कल आई है तो हमारा को थोड़ी सी सा है। ये इनकी इनकी अपनी लोड शेडिंग होने वाली है। रात को मैं कह रहा था मीडिया मुझे बिजली का पूछो, कहते नहीं मुतहदा ना पूछना है क्या। ये इंतजार करें, इनकी अपनी लोड शेडिंग होने वाली है। आज शाम होने दो, तुम बड़े इस्तग़फ़ार पढ़ोगे जी। ख्वाजा आसिफ साहब वैसे कल कह रहे थे कि इनकी लोड शेडिंग होने वाली है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे हर जगह पे था। सही दिन एक जुमला कह दूं शहजाद, इनका ये जो बयान अभी आपने चलाया कि लोड शेडिंग हमें एमक्यूएम ने बचा लिया रिपोर्ट आने के बाद, इट मींस कि ये रिपोर्ट को जो है जानबूझ के इशू करवाया गया। अच्छा, तो इसमें कौन कौन है? इसमें एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें नून लीग है, इसमें ओवन बर्नर्ड जोन्स है, इसमें इमरान खान के ससुर है, साबिक ससुर है, नवाज शरीफ बीबीसी है, मतलब ये एक चेन है। एक जो जुडिशियल कमीशन के नाम पे जो मुकमुका हुआ है ना इमरान खान और नवाज शरीफ का, दोनों ने अपने अपने तौर पे फेस सेविंग ली है और नवाज शरीफ पे तो हमें भरोसा ही नहीं है, इसकी हुकूमत पे हमें भरोसा नहीं है, ख्वाजा आसिफ जैसे दरबारियों पे भरोसा नहीं है। 1992 भी 72 मछलियों का कह के जो हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, आज फिर ये काम किया जा रहा है। जी सर, सही साहब, ये कल सोशल मीडिया पे तो हर जगह था, ऐसा तो नहीं है? ये तो सबको पता था ना कि ये अगर रिपोर्ट गलत है तो बेसलेस है, तो फिर इस पे तो एमक्यूएम को कानूनी एक्शन लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि लेना चाहिए, और पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं और हम नहीं उसको पूछते हैं और हम रद्द भी कर देते हैं। लेकिन अगर बरतानिया में आई है तो उनके कवानीन ऐसे हैं कि अगर ये ड्यूटी होगी तो अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसमें एक अहम बात ये कि इंडिया के हवाले से भी बात की गई है। अगर बरतानिया ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात करेगा और के रॉ के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है, तो उस चीज़ को भी तो मद्देनजर रखेंगे ना अपनी क्रेडिबिलिटी को। मेरा ख्याल है कि शायद बरतानिया के लिए ज़्यादा बड़ा मसला होगा, चूँकि इंडिया उनको ये कहेगा कि जी आपने, मुमकिन है, हो सकता है कि भारत ही ना कहीं कुछ शुरू कर दे उनके ऊपर। एज ए नेशन उन पे बड़ा इल्जाम लग रहा है ना कि उनकी एजेंसी फंड कर रही है। इंडिया ने डिनाई कर दिया ना इन तमाम डिनाई किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं शुरू ना कर दें इसके ऊपर। हाँ, क्योंकि उनकी तरफ इशारा है ना कि उनकी रियासत जो है वो किसी सियासी जमात को, पाकिस्तानी सियासी जमात को जो है वो असला भी फराम करती है और शायद पैसे भी फराम करती है। अगर यही इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगता है तो क्या होता है रिएक्शन पीपल्स पार्टी का? यार अब अगर मगर मैं क्या कहूँ, नहीं, क्योंकि अभी इमरान खान साहब को आपने सुना ना वो किस तरह के इल्जाम लगाए कि जो करप्शन हो रही है, लॉन्चों में भर के पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये इल्जाम यार अब मुझे तो अगर लांचें पकड़ी गई तो बताएं तो जी कि पैसा किसके पास है किसने पकड़ा है, कितना पकड़ा है, कहाँ है, उस पैसे का कोई हिसाब भी तो देना। तहकीकात कौन करेगा? आपकी हुकूमत ही करेगी ना, सिंध हुकूमत करेगी, कौन करेगा? नहीं, देखें अभी तो चूंकि तहकीकात का सारा इख्तियार जो है वो रेंजर्स ने अपने हाथ में ले लिया है और वो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है पुलिस मैं तो अभी मैं सोच रहा था कि अभी इस्लामाबाद जाऊंगा तो वहाँ पर वो HEC की जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो अंडू हो गई है, वो मनसूख हो गया है, तो वहाँ भी मैं किसी DG रेंजर को ढूंढूंगा कि उससे दरख्वास्त करूँ, चूँकि नैब वहाँ नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट भी सो मोटो नहीं लेता है, तो मैं किसी से दरख्वास्त मसला जो है वो टेरर फंडिंग का मसला तो नहीं है ना, वो पैसा टेरर फंडिंग के लिए तो नहीं इस्तेमाल, वो तो जब तहकीक होगी तो बेस ये है कि टेरर फंडिंग के लिए पैसा इस्तेमाल, वो तो तहकीक होगी तो पता चलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो मेरे भाई तहकीक होगी तो पता चलेगा ना। मतलब अभी भी अगर यहाँ जिसके खिलाफ भी कोई एतराज़ है, अगर अभी तो मतलब अपेरेंटली तो ये कहा जाता है कि करप्शन के पैसा है ना, अब वो उसके बाद उसको लिंक करेंगे कि टेरर फंडिंग हो रही है, और अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो जाए कि हम दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, फिर तो मेरा ख्याल इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता है। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों को हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, कल रिपोर्ट आई है BBC की और वफाकी हुकूमत पूरे मूड में लगती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हर सतह पे, पाकिस्तान में भी इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वजारत दाखिला करेगी और बरतानवी हुकूमत को भी कल खत लिखा जाएगा इस हवाले से
हेलो जी, आवाज आ रही है तलाल साहब? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जी कि ये रिपोर्ट ही ऐसी थी, इसकी बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए। और रिपोर्ट्स बहुत सारी बैनुल अक़वामी अदारों की आती रहती हैं और उस पर मनोअन अमल नहीं किया जा सकता। कई दफा वो रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत भी होती हैं। इस रिपोर्ट में क्योंकि इस तरह के बहुत सारे शवाहिद और चीजें जो है वो पहले भी चल रही हैं, तो इस पे यकीनन कौन सा ऐसा तलाल साहब ऐसा नुक्ता है जो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा एविडेंस है और वो बात पहले कभी नहीं हुई एमक्यूएम के हवाले से, या कोई ऐसी सोर्स इसमें डिक्लेयर की गई है जिसके ख्याल में आपको लगता है कि हाँ तहकीकात होना जरूरी है? देखिए जी, इसमें जो उन्होंने कहा, एक तो बरतानिया के जो इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं वो दुनिया भर में मशहूर है अपनी इन्वेस्टिगेशन में। फिर बीबीसी जिन्होंने रिपोर्ट किया है वो इस तरह की रिपोर्ट्स अमूमन नहीं करते कि जिसका उसके बाद उन्हें सू किया जाए और फिर कोई हर्जाना अदा करना पड़े, क्योंकि वहाँ डेफेमेशन के जो लॉज हैं वो बड़े सख्त हैं। और इसके अलावा इसमें जो 2 आदमियों का इशारा है, एक आदमी मैं आपको आज ये जो मुझे पता चला इनका अकाउंटेंट है जो कि बरतानिया में है, उसका बयान है कि उस अकाउंटेंट का कि ये पैसा कहाँ से कितना कितना आया, और दूसरा इनके एक रहनुमा है। इस तरह की चीजें कुछ हुकूमत को भी पता है, कुछ जराए भी बता रहे हैं, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। और हम इस दफा देखिए ये कोई एमक्यूएम के खिलाफ, पूरी एमक्यूएम के खिलाफ नहीं, वहाँ लाखों लोग उनके वोटर्स हैं, ये चंद एक अफराद हैं जो कि अमूमन इनमें घुसे हुए हैं। एमक्यूएम को भी चाहिए कि वो अब उस वक्त आ गया है कि इस तरह के लोगों से वो पाक साफ हो जाए। सर ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि देखिए इस रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि एमक्यूएम की फंडिंग इंडिया से होती है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 1 या 2 लोग हैं। और अगर खास तौर पे बात हो रही है उनके कायद के हवाले से, तो फिर कायद पार्टी का अगर होगा तो फिर क्या बच जाएगा इसमें? देखिए नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते कि मेरा मतलब है कि सिर्फ कायद बेशक कोई हो, लेकिन उसके बाद बेशुमार पार्टी में टीचर होते हैं, लोग हैं, क्योंकि वो और बहुत रिपोर्ट में लिखा हुआ है ना कि जो असले की फहरिस्त है वो उनके घर से बरामद हुई है, ये लिखा हुआ है ना? कहीं नहीं लिखा मुझे रिपोर्ट। देखिए ये नहीं लिखा कि अल्ताफ भाई के घर से मैं निकाल के दिखाऊं। कोई ऐसी चीज साबित होती है कि पूरी पार्टी, तो आपको पता है कि ये भी पाकिस्तान के कानून में है कि सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा सकता है रेफरेंस इसको बैन करने। अच्छा ये नहीं लिखा हुआ, सही कह रहे हैं, हाँ ये सही कह रहे हैं कि घर से नहीं लिखा हुआ। मैं आई स्टैंड करेक्ट, हाँ घर वो नहीं पढ़ा, ठीक है, वो असले की फहरिस्त मिली है, ये नहीं लिखा हुआ कि उनके घर से मिली। आई स्टैंड करेक्ट, ठीक है, थैंक यू जी। तलाल साहब कंटिन्यू। जी देखिए, मैंने आपसे कहा है कि इसकी तहकीक होने दे, और बिल्कुल इसकी तहकीक होगी। बरतानिया से हम बाकायदा मदद मांग रहे हैं और इसी तरह बरतानिया को भी मदद दे रहे हैं उन केसेस में जो उसके यहाँ चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आने वाला पूरा साल है इसमें ये हतमी फैसला हो जाएगा इन इल्जामात का जो एमक्यूएम के बहुत देर से लगते आ रहे हैं। जी सलमान साहब इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें। और यही बात आज ख्वाजा आसिफ ने भी की कि तमाम लोग नहीं है, चंद लोग होंगे ऐसे, तो वो सामने आ जाएगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि फंडिंग लेके काम कर रहे हैं। इसकी तहकीकात एक दफा बोले शहजाद, ये जो मैं 2 दिन से बयाना सुन रहा हूँ कि जी एमक्यूएम में बड़े अच्छे लोग भी हैं और एमक्यूएम को जो है वो क़यादत को चेंज करना पड़ेगा। एक बात तो मैं वेरी मच कैटेगरिकली क्लियर कर दूं कि कायद और बानी कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन थे, हैं और रहेंगे। कारकुनान जो है वो जानता है तो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन को जानता है, चाहे जैसे भी हालात हों, अच्छे हो बुरे हो, हम स्टैंड करेंगे कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ। और दुआ गो है कि अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उन्हें सेहत दे, और वो हमेशा जब तक ज़िंदगी है उनकी तहरीक की क़यादत करते रहें। ये जो ख्वाहिशात है ना, जो दीवाने का ख्वाब है कि अल्ताफ हुसैन को माइनस करके वो एमक्यूएम को चला लेंगे, या एमक्यूएम को अपनी छड़ी के तहत जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो हाँक लेंगे उसको, ऐसा नहीं होगा। एमक्यूएम जो है वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ पार्टी है। एमक्यूएम ने हमेशा जो है वो उन तमाम मसाइल पे आवाज़ उठाई है, उस जुल्म जबर और मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है जो यहाँ पे रवा रखा गया है। तो ये तो मैं कहूँगा कि ये जो लोग, एक जो नई थ्योरी आ रही है ना, -1 फार्मूला, पहले भी हम रिजेक्ट करते हैं, अब भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि -1 कोई करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये मुझे नहीं पता। अल्ताफ हुसैन साहब अपने आप को अक्सर माइनस कर देते हैं, और मुझे नहीं करते। जो पिछला इस्तीफा उन्होंने दिया था वो वापस नहीं लिया। देखिए वो देखें, कायदे तहरीक है, हमारे लिए वो कायद थे, हैं और रहेंगे। और ये कायदे तहरीक का प्रेरोगेटिव, अगर वो नाराज होते हैं किसी बात पे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो हमारे लिए वो एज ए कायद है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले खिताब में पीएमएलएन के हवाले से जो अहम सवाल उठाया अल्ताफ हुसैन साहब ने, उस पर मैं आपका जवाब जरूर लूंगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तलाल चौधरी साहब,
आज जो है अल्ताफ हुसैन साहब ने ये भी कहा है कि इसहाक डार साहब के हवाले से भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है और उनका एफिडेविट है, तो उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। अभी सलमान बलोच साहब कह रहे हैं कि जो रॉ दूसरे इलाकों में कार्रवाई कर रहा है उस पर भी फिर तहकीकात होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो रही? सिर्फ एमक्यूएम के हवाले से जो इल्जाम लगा है उस पर क्यों तहकीक हो रही है? देखिए, आज ये टॉपिक है आपका कि ये एमक्यूएम के हवाले से बीबीसी का, जिस दिन आप कोई ऐसा रखेंगे हम उसका भी पूरा जवाब देंगे। वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कोई भागने वाले नहीं है। और एक बात मैं अपने ये बलोच साहब को बता दूं कि ये फैसला बरतानिया में होने जा रहा है। बरतानिया में लोग सजा काटने के बाद सियासी शहीद नहीं बनते, बल्कि फिर मुजरम हो जाते हैं और वो फिर सियासत के काबिल नहीं रहते। फैसले से पहले तो फैसला आपने सुना है ना तलाल साहब? जो फैसला होगा ना, फैसले से पहले आप फैसला ना सुना है? कौम को बस करें। आपके चौधरी निसार साहब कल लेटर लिखने जा रहे हैं, बात करने दे, मुझे बात करने दे। कल लेटर लिखने जा रहे हैं चौधरी निसार साहब, वो बीबीसी से शवाहिद मांगेंगे, सबूत मांगेंगे। जो बलोचिस्तान में रो ऑपरेट कर रही है हमारी एजेंसीज कह रही हैं, आपके वज़रा कह चुके हैं, मुकम्मल तहकीकात कब कराएंगे आप? सलमान साहब, आप यहाँ पे वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही एमक्यूएम, आप यहाँ पे वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे भाई। बस वक्त खत्म हो जाएगा, इनको रिस्पॉन्ड करने का। इसहाक डार साहब के हवाले से जवाब दे दीजिए मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बातें सिर्फ इन्हें आती है, इन्हें चाहिए इतनी गैरत अगर इनमें है और पाकिस्तानियों के लिए। ओ भाई, मैं बहुत बागैरत आदमी हूँ, नहीं हूँ। तलाल साहब, बात क्या कर रहे हैं आप? केस लड़े, बात क्या कर रहे हो? तो तुम्हारी तरह नहीं हो कि कभी चौधरी परवेज इलाही के साथ, कभी मुशर्रफ के साथ, कभी चौधरी परवेज इलाही के गाड़ी के आगे तुम भंगड़े डालते थे। तुम बात कर रहे हो गैरत की? हम हैं बागैरत लोग, नहीं है तुम्हारी तरह। सलमान साहब, तुम्हारा तो कोई दीन ईमान नहीं है सियासत में। आप बात कर रहे हो यार, आपका क्या सियासत में दीन ईमान है? कभी मुशर्रफ की झोली में, कभी परवेज इलाही की झोली में, आज नवाज शरीफ के जूते चाट रहे हो बैठ के। तुम बात कर रहे हो गैरत की? बात सुनो, अपने सवालों का जवाब। तुम बात कर रहे हो गैरत की तलाल चौधरी? तुम्हें तो पता नहीं दूसरे लफ्जों में लोग क्या कहते हैं। टके पे बिकने वाले लोग, तुम टके पे बिकने वाले आदमी हो, तलाल साहब, आदमी हो, सलमान साहब, तुम बेशरम आदमी हो। सलमान साहब बात कर रहे हो, सलमान साहब, आप टके इस लहजे में ना बात कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में भी होता है, फिर आप ही के ऊपर पलट के आता है। तलाल साहब प्लीज, इतनी गैरत है ना तो बीबीसी को जाके ललकार। सलमान साहब मुझे कॉल करने वाला है, कभी परवेज इलाही की, कभी परवेज आज सलमान साहब वज़ारत फिर भी नहीं मिलेगी। अच्छा, मुझे तलाल साहब पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करें, ये ना करें क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। कुछ नहीं कहा भाई, जिस जो सवाल के हवाले से बात ना करें, ऐसा ही मिलेगा तुम्हें, बल्कि मैं गलत कह रहा हूँ। अच्छा सलमान साहब एक मिनट, तलाल साहब सर होल्ड ऑन। सलमान साहब तुम जैसा आदमी मेरे साथ बात करेगा? सलमान साहब तुम्हारी वक़्त क्या है? टके के आदमी तो तुम हो, टके की इज्जत तुम्हारी है, सलमान साहब टके की वैल्यू तुम्हारी है। अच्छा तलाल साहब एक मौका दे, मुझे एक क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा ख्वाजा आसिफ के हवाले से, उस पर मैं चाहूंगा सईद साहब का जरा रिएक्शन। मुझे चलाइए क्लिप। जब कब्रिस्तानों पे हाउसिंग कॉलोनियाँ बननी शुरू हो जाएं, कब्रिस्तानों के कागजात बना के वो प्रॉपर्टी के तौर पे बिक जाएं कब्रिस्तान, तो फिर कब्रिस्तानों में जहां पे जिंदा लोग रहने लग पड़े वहां पे मुर्दों की जगह कौन सी मिलेगी? जी सईद गनी साहब, कि कराची के हवाले से बात करें, क्योंकि कराची में कह रहे हैं ना कि इतनी अमवात हुई है कि कब्रों में जगह नहीं है। अब तो वो कह रहे हैं कि वहां पे हाउसिंग कॉलोनी बनाई गई है, इसलिए तो सिंध में हुकूमत तो आपकी है। नहीं शहजाद, ये कोई तरीका थोड़ी, आप बदतमीज मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं उनकी लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, आप अगर बदतमीज आदमी को लिया आपने, उसको पार्लियामानी जबान का ही पता नहीं है, अखलाकियात की बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलें सईद गनी साहब, देखिए अगर ऐसा कोई अंदरनाक सानिया हो जाता है कि एक दिन के अंदर आपके सैकड़ों हलाकतें हो जाती हैं, और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आपके शहर के अंदर जो कब्रिस्तान है उनमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो इतने पुराने चाइना कटिंग हो गई कब्रिस्तान होगी नहीं, शायद कहीं हुई भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो शहर के अंदर है, चूँकि पुराने हैं, कदीम हैं, आबादी आपकी बढ़ गई है, वहाँ कोई जगह है नहीं। तो अब जितने भी कब्रिस्तानों के लिए ज़मीनें आपकी हैं वो बहुत ही शहर की जो पेरिफेरी है उस तरफ हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है कि मसाइल हैं लोगों के। अब ये जो बदकिस्मती से उन्होंने बात की है, कई जगहों पे शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन जनरली ऐसा भी नहीं है। काम नज़र नहीं आ रही हमें। कल आज इमरान खान साहब आए, उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया, क्यों नहीं? जरदारी साहब कल ही गए दुबई, क्यों नहीं उन्होंने किसी विजिट किया किसी हॉस्पिटल को? बिलावल हाउस ने, बिलावल भुट्टो ने क्यों नहीं किया विजिट? क्या वजह है इसकी? मैं ज़रा गुजारिश करूँ आपसे, देखिए जरदारी साहब और बिलावल साहब का सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। हम खुद भी कोशिश करते हैं कि वो कम ही मूव करें,
लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब मूव करते रहे हैं, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो रेगुलरली कल गए चीफ मिनिस्टर साहब, जब इमरान खान ने ऐलान कर दिया मैं आ रहा हूँ, उसके बाद 5 दिन उसको बाद जिस तरह भी ले लें, लेकिन बहरहाल वो करते रहे हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है वो शुरू से इसमें लगे रहे हैं, हमारे और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ मौजूद रही है। ये नहीं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप एक चीज़ जिसको पता नहीं क्यों हमारे लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कराची बल्कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, इतनी गर्मी नहीं पड़ी कि जिसकी वजह से अचानक से ये मतलब फरियाल कोई शख्स तवक्को नहीं कर रहा होगा। टपी साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब बाहर गए हैं या बाहर भाग गए? यार एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, पीपल्स पार्टी भागने वाली नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब जब मेमो गेट चल रहा था, बीमार हो गए थे, इलाज के लिए गए, तो लोगों ने क्या वजह, लोगों ने पता नहीं, सुनो एक सेकंड, लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा कि अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। वो जैसे ठीक हुए फौरन यहाँ पहुंचे। फिर लोगों ने कहा जी जब इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम नहीं, मुझे वाइंड अप कर रहे हैं। वो यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने हालात को वापस आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, 100% आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, तलाल साहब, आपका भी शुक्रिया। इस तरह की ज़बान अगर ना इस्तेमाल होती प्रोग्राम में तो बेहतर था, लेकिन इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।